हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस वीडियो के अंदर आपको केवल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स और उसकी स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं और इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट मिलेगा। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं देरी ना करते हुए। यू हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर थर्ड। तो आप पहले से ही पढ़ चुके हो चैप्टर थर्ड के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके साथ साथ उसके कंप्लीट फंक्शंस चैप्टर थर्ड के अंदर। नाउ लेट्स डिस्कस ए क्लोज रिलेटेड टॉपिक। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम उससे क्लोज रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या है टॉपिक आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपका क्लोज रिलेटेड टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। वट डू वी अंडरस्टैंड बाई दिस टर्म्स। तो क्या समझते हैं आप इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो आपका टर्म है, इससे आप क्या समझते हैं? द टर्म सिंपली रिफर्स टू द हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद द नॉर्मल फंक्शन। अगर हम इस टर्म को हम सिंपल बोलें तो ये टर्म क्या है? हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कि भाई कोई भी पर्सन है उसके हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए जो कि नॉर्मल फंक्शन करते रहने चाहिए। एक नॉर्मल फंक्शन के साथ में उसके हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने चाहिए। अगर सिंपल टर्म में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इस तरीके से बोल सकते हैं। हाउएवर जबकि हम बल्कि इट हैज़ ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। परंतु हम इसे बड़े तरीके से देखते हैं तो इसके अंदर इमोशनल और सोशल पहलू भी शामिल होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। अकॉर्डिंग टू WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्थ की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या मीन दिया गया है? मीन ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका मीन है कि रिप्रोडक्शन के जितने भी सभी पहलू हैं वो अच्छे होने चाहिए। जैसे कि आपका फिजिकल तरीके से भी अच्छा होना चाहिए, इमोशनल तरीके से भी अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए और उसकी सोसाइटी में सोशल भी उसका अच्छा होना चाहिए। तभी उसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन WHO ने दी हुई है। देयरफॉर इसलिए ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy। इसलिए हम एक सोसाइटी जो एक फिजिकल तरीके से और जो एक कार्यात्मक फंक्शनल तरीके से जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल हैं और वो नॉर्मल इमोशनल है, नॉर्मल बिहेवियर है, एक कंप्लीट सोसाइटी की बात कर रहे हैं और उसके अंदर सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट जो हैं वो अच्छे हैं, तो उस सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बोल सकते हैं। वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन अप टू अचीव। तो हम यहाँ से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सिग्निफिकेंट एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक महत्व किस तरीके से मेंटेन करेंगे और इसके साथ में जो यहाँ से कुछ मेथड्स लिए गए हैं इसको अचीव करने के लिए, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाने के लिए, उन मेथड्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में आपका चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, इसके साथ साथ कौन कौन सी स्ट्रेटेजी दी गई, मतलब रणनीतियाँ दी गई, कौन से नियम चलाए गए, कौन सी प्लानिंग चलाई गई, क्या क्या सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए और उसमें क्या प्रॉब्लम आई, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इंडिया वाज एमोंगेस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। तो यहाँ से इस लाइन से बात बोला कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर एक फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले एक नेशनल लेवल पर एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अपना प्रोग्राम चलाया, सोशल गोल को अच्छा करने के लिए, एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनाने के लिए इंडिया के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम चला।
ये प्रोग्राम कौन सा था? दीज प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, इस प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग, वर इनिशिएटेड इन 1951, इसको सबसे पहले 1951 के अंदर चलाया गया, एंड वर पीरियोडिकली असिस्टेड ओवर दी पास्ट डिकेड्स, और जो पिछले दशक से, जो पिछले टाइम से जो चलता, जब से स्टार्ट हुआ, पिछले टाइम से इसके अंदर समय समय पर जांच पड़ताल भी की गई। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर, इसको इम्प्रूव करके, इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करके इसको एक बड़ा प्रोग्राम बनाया गया, और जो बड़ा प्रोग्राम बनाया गया रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया से, एंड करंटली इन द ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन के रूप में चला, जो कि आज के टाइम पे पॉपुलर नेम से जाना जाता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इट मीन जो फैमिली प्लानिंग था आपका, फैमिली प्लानिंग जब स्टार्ट हुआ 1951 में, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट लाई गई, और उसे एक करंटली में बड़ा एक ऑपरेशन बनाया गया। उस बड़े ऑपरेशन को आज जिस नाम से जानते हैं हम, RCH प्रोग्राम, जो कि है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है आपका कि अब नाम क्या है, स्टार्टिंग में नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ, नीट में क्वेश्चन आने का चांस रहता है यहाँ से। तो इसके बाद में आपका सबसे पहले अब बात करेंगे, ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम ने क्या स्टेप उठाया, इस प्रोग्राम का गोल क्या था, कि लोगों को क्या करवाना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़। तो सबसे पहले इसके 3 गोल थे। फर्स्ट गोल की बात करेंगे हम, क्रिएटिंग अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के बीच में लोगों को जागरूक करने के लिए रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो एस्पेक्ट थे, रिप्रोडक्शन के बारे में लोगों को बताया गया। किस तरीके से बताया जाएगा वो आगे बताएंगे अभी। दूसरा, सबसे पहला गोल था, दूसरा था कि भाई प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़, लोगों को फ्री में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि जो MMR रेट है, जो मैटरनल, जो बच्चे पैदा होते टाइम पे जो माताएं मर जाती हैं, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बच्चे मर जाते हैं, अपने आप एबॉर्शन हो जाता है, इसके साथ साथ और एक तरीके से हम इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई सरकार के द्वारा। तो दूसरा आपका ये पॉइंट है, इसके अंदर सबसे पहले लोगों को अवेयर किया गया, दूसरा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, तीसरा सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को बिल्ड अप करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप उठाया गया, ये प्रोग्राम चलाए गए, और इन प्रोग्राम के अंदर ये आपके प्रोग्राम चलाए गए। इसके बाद आपका, अब ये प्रोग्राम जो चले, इनके अंदर ये 3 काम किए गए। इन 3 काम करने को कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प ली गई, अब वो देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हेल्प ली जा रही विद दी हेल्प ऑफ ऑटो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट। जो उस टाइम पे अगर हम बात करें 1951 की, तो 1951 के टाइम पर मोस्टली रेडियो ज़्यादा थे, टेलीविज़न बहुत कम थे। तो जो ऑटो विजुअल, जो सुनने वाले जो यंत्र थे या फिर देखने वाले जो यंत्र थे, उन यंत्रों का यूज किया गया, उन यंत्रों के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवा के इन प्रोग्राम को प्रचार किया गया, इन प्रोग्राम को फैलाया गया। इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल के द्वारा, जो समाचार पत्र बनाने वाले जितने भी चैनल थे, जो गवर्नमेंट था या फिर जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज थी, उनके द्वारा बहुत सारे स्टेप लिए गए, क्या करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो यहाँ से लिख रहा है टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट। तो जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट थे, जो पहलू थे, उनको लोगों के बीच में अवेयर करने के लिए प्रिंट मीडिया का यूज किया गया, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज थी, कुछ गवर्नमेंटल एजेंसीज थी, इसके साथ साथ ऑटो विजुअल डिवाइसेस का यूज किया गया। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव ए मेजर रोल इन द डिसएमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। तो इस सारी चीज़ों को डिसएमिनेशन करने के लिए, मतलब इन सारी चीज़ों को फैलाने के लिए जो एक बड़ा रोल था, इसमें पेरेंट्स का भी बड़ा रोल था, क्योंकि पेरेंट्स तो सारी इन चीज़ों को समझ गए थे पहले ही, और जो क्लोज रिलेटेड थे, जो हमारे अंकल मामा वगैरह, उनका भी इसको प्रचार करने में, उसको फैलाने में बड़ा रोल था। इसके साथ साथ टीचर्स का भी बड़ा रोल था, इसके साथ साथ फ्रेंड्स का भी बड़ा रोल था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग एक तरीके से हम बोलेंगे, जो प्रिंट मीडिया है, समाचार पत्र है, या फिर जो समाचार वगैरह ये आते हैं, न्यूज़ वगैरह, उनसे दूर रहते हैं। तो उन लोगों को भी किसी न किसी के थ्रू ये सारी बातें सुनने को मिली। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया हमारी गवर्नमेंट के थ्रू,
इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की गई। इससे पहले कोई स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन नहीं थी, मतलब कि रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, और यहाँ पे अब स्कूल एजुकेशन के अंदर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की गई। शुड ऑल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू यंग सो एज डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस। तो यहाँ से जो स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की गई, तो वहाँ से जो राइट इन्फॉर्मेशन, जो कि जो स्कूल एजुकेशन है वो राइट इन्फॉर्मेशन हमें प्रदान करता है, राइट इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देना चाहिए हमें, ठीक है। बट यहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे थे, जो इन सारे अपने भ्रम में रहते हैं, वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, और वो मिसकंसेप्शंस का मतलब वो अपनी एक गलत फहमी में रहते हैं, वो इस चीज़ को डिस्करेज कर रहे थे, इस चीज़ को घटावा दे रहे थे, इस चीज़ को अच्छा नहीं बता रहे थे, इस चीज़ के बारे में मतलब गलत फहमी पैदा कर रहे थे। अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, जो सेक्स रिलेटेड पहलू थे उनके बारे में। इसके बाद है आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडल्सेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स ईटीसी। तो जो सेक्स एजुकेशन हुआ, सेक्स एजुकेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई। अडल्सेंस जो स्टेज है, जब लड़कों लड़कियों के अंदर जो चेंजिंग आते हैं किशोर अवस्था के अंदर आकर के, उनके बारे में बताया गया कि उनसे रिलेटेड कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, वो एकदम से इन चेंजिंग को देख करके घबराए नहीं। सेफ, किस तरीके से वो अपने आप के सेफ रखेंगे, किस तरीके से वो अपने आप की सेक्सुअल प्रैक्टिस को हाइजीन रखेंगे, उन्हें साफ सफाई रखेंगे, किस तरीके से वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बच सकेंगे, किस तरीके से वो एड्स से बच सकेंगे। तो इन सारी सेक्स एजुकेशन से ये सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई स्टूडेंट्स को। वुड हेल्प पीपल, और लोगों को भी इससे हेल्प मिली, स्पेशली दोज इन एडल्टेंट एज ग्रुप टू लीड ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी लाइफ। स्पेशली अगर हम बात करेंगे, जो अडल्टेंट एज ग्रुप थे, जो उस टाइम पे किशोर अवस्था वाले जो बच्चे थे, उन बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ के लिए बहुत अच्छा योगदान मिला। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, और जो शिक्षित लोग थे, जो स्पेशल फर्टाइल जो कपल थे, इसके साथ साथ जिनको बेनिफिट मिला इनसे, इसके साथ साथ जो मैरिजेबल ग्रुप वाले लोग थे, अबाउट अवेलेबल ब्रथ कंट्रोल ऑप्शंस, उनको ब्रथ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए, किस तरीके से जो प्रेग्नेंट मदर है उनकी केयर कैसे की जाएगी, पोस्ट नेटल केयर, बच्चा पैदा होने के बाद में कैसे मदर की केयर करेंगे, कैसे बच्चे की केयर करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीस्ट फीडिंग, जो बच्चों के लिए माता का दूध होता है उसका महत्व क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर दी मेल एंड फीमेल चाइल्ड, जो अगर लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा होती है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको बराबर मान्यता देना, ये सारी चीज़ें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली वो सेक्स एजुकेशन से देखने को मिली। तो ये सेक्स एजुकेशन से बहुत अच्छा स्टेप मिला। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग, तो यहाँ से सेक्स एजुकेशन के साथ साथ सेक्स एजुकेशन किसके प्रोग्राम में चला था, आपका आरसीएच के प्रोग्राम में या फिर फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में बोल सकते हैं हम। तो वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियसनेस हेल्थी फैमिलीज टू डिजायर्ड साइड। तो यहाँ से जो एक तरीके से जो सोशली कॉन्शियसनेस को इम्पोर्टेंस देने के लिए, उसको महत्व लाने के लिए, वहाँ पे एक यहाँ से हमें ये भी पता चला कि एक हेल्थी फैमिली के लिए कितना बड़ा साइज सही रहेगा, कि भाई एक फैमिली के अंदर, एक अगर फैमिली अच्छी हो तो उसके अंदर कितने लोग सही रहेंगे। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो अनकंट्रोल्ड, जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही थी, उन प्रॉब्लम्स, इस अवेयरनेस से वो सारी प्रॉब्लम दूर होने लगी। सोशल एविल्स, जो एक तरीके से हम बात करेंगे, जो समाज के अंदर जो बुराइयां थी, सेक्स एब्यूज, सेक्स के बारे में रिलेटेड जो क्राइम्स थे, उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिला। नीड टू बी क्रिएटिंग टू एनेबल पीपल टू थिंक टेक अप द नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट दैम देयर बाई बिल्ड अप ए सोशल रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्थी सोसाइटी। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए उन लोगों की सोच को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से उन स्टेप को रोकना था जो कि सोसाइटी को बिल्ड अप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, जो कि सोसाइटी को हेल्थी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। तो उनको क्रिएट करने, उनको जो उनकी लोगों की सोच बदलने ज़रूरी थी इन स्टेप के थ्रू।
या फिर जो गलत लोग थे उनकी सोच को रोकना ज़रूरी था इन स्टेप के थ्रू अपनी हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप टॉपिक को देखिए। सक्सेस implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support। तो जो ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन था, इसकी बात करेंगे हम। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट मतलब जो एक तरीके से सक्सेसफुल तरीके से जो काम चल रहा था, अलग अलग एक्शन प्लान से जो अचीव कर रहे थे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता थी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा। जब हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी सरकार के द्वारा, किसको, जो सक्सेसफुल काम करने वाले जो एक्शन थे उन एक्शंस को सरकार के द्वारा अच्छी फैसिलिटीज़ देना, उनको प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज देना, उनको मटेरियल से सपोर्ट करना, जिससे कि हमारा एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा बन जाए। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproductive related problems। इसके साथ साथ ये जो मेडिकल असिस्टेंट थी, जो मेडिकल तरीके से लोगों को जो सहायता मिल रही थी, लोगों की जो केयर हो रही थी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ में, तो वो भी यहाँ पे उनको भी आवश्यक था, उनकी भी आवश्यकता थी। तो जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे, वो भी बहुत ज़रूरी थे। तो जैसे प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, डिलीवरी को करने के लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी इनकी। इसके साथ साथ एसटीडी के लिए, एबॉर्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्टेंस मेथड के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे प्रेगनेंसी टाइम पीरियड आपका, जब प्रेग्नेंट मदर होती है उसके लिए। डिलीवरी का मतलब बच्चे को पैदा करवाने के लिए। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से बचने के लिए। एबॉर्शन मतलब जो बच्चे के अंदर कोई मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको उस बच्चे को एबॉर्ट करवाने के लिए, उसको निकलवाने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टेंस के लिए मतलब गर्भ निरोधक जो मेथड थे उनके लिए। और जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है फीमेल के अंदर, उनको सही करने के लिए। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन को सही करने के लिए मेडिकल हेल्प की यहाँ से आवश्यकता थी, उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड होना ज़रूरी था। तो देखो यहाँ से इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफिशियंट केयर असिस्टेंट टू पीपल। तो जो इम्प्लीमेंटेशन, जो बहुत अच्छे तरीके से एक बेटर टेक्निक तरीके से काम चल रहा था, जो नई स्ट्रेटजी बनी थी, वो टाइम टू टाइम उनको आवश्यकता थी किसको करने के लिए, एक लोगों को उसकी आवश्यकता थी एक सहायता के रूप में उनको यूज करने के लिए। तो यहाँ से अब देखेंगे हम, अब आपका जो टॉपिक है वो है आपका एमनियोसेंटेसिस। तो इसके साथ साथ एक पहले एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है, ये टेस्ट पहले से चला हुआ था, तो इस पे स्टैट्यूटरी बैन, कानूनी बैन लगा दिया गया। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, तो मैंने आपको इससे पहले वाले जब आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ाया था, तो उस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में, या जायगोट का जो डेवलपमेंट होता है, उस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो दो टाइप की सेल में, उसमें एक आउटर लेयर होती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, एक इनर सेल मास होता है। इनर सेल में मास में बताया था आपका दो पार्ट में, दो टाइप की सेल बनाता है, एक हाइपो ब्लास्ट और एक होती है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या करती है, कैविटी बना लेती है। तो ये एक कैविटी होगी और इस कैविटी के अंदर आपका एक फ्लूइड भरा होता है। इस कैविटी को हम एमनियन बोलते हैं, इस लेयर को एमनियन बोलेंगे, इस कैविटी को हम एमनियोटिक कैविटी बोलेंगे। इस कैविटी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। और इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, जो एपीब्लास्ट होता है आपका, एपीब्लास्ट सेल, ये एपीब्लास्ट सेल है, ये ही बच्चे को बनाने में कंप्लीट, इसी से डेवलपमेंट होता है, तीनों जर्म लेयर इसी से बनती हैं। तो बच्चे की कुछ स्किन सेल, कुछ केमिकल सब्सटेंस इस एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं, और इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम इंजेक्शन के थ्रू ले करके, इस एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हम बच्चे का क्रोमोजोमल एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो एमनियोटिक टेस्ट है, तो इस टेस्ट को हम 16 वीक से लेकर के 22 वीक तक कर सकते हैं। मतलब बेबी जब 16 वीक्स का हो, उससे लेकर के 22 वीक तक केवल हम एमनियोटिक टेस्ट को कर सकते हैं। और इस टेस्ट के थ्रू क्या काम कर रहे हैं हम, फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल पैटर्न। तो इसके अंदर हम क्रोमोजोमल पैटर्न को स्टडी करते थे पहले, कि उसके अंदर कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई क्रोमोजोमल डिसीज़ तो नहीं है, कोई डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम
या फिर वहाँ से टर्नर सिंड्रोम या फिर कोई मेंडेलियन डिसऑर्डर एनीमिया वगैरह, सिकल सेल एनीमिया, तो ये सारी डिसीज़ तो नहीं है। इन सारी डिसीज़ को देखने के लिए चेक किया जाता था, बट इस चेकअप पर बाद में बैन लग गया। क्यों बैन लग गया? क्योंकि ये जो चेकअप था, इस चेकअप का गलत यूज करने लगे लोग, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कराने लगे। जब हम इस टेस्ट के थ्रू क्या करवा सकते हैं, क्रोमोजोम की डिसीज़ का पता लगा सकते हैं, तो हम क्लियरली ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई फीटस के अंदर आपका XY है या फिर XX है। जब हमें पता चल जाएगा XY है या XX है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि लड़की है या लड़का है वहाँ पे जो फीटस है हमारा। तो फीटस के, तो यहाँ से इसको एक तरीके से बाद में बैन लगा दिया। क्योंकि बैन इसलिए लगा दिया, इससे क्या हुआ, इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड्स। तो फीमेल फीटिसाइड, जो गर्ल की जो भ्रूण हत्या थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी इससे, इसलिए इस टेस्ट पर लास्ट में बैन लगा दिया। अब तो इस टेस्ट पर अब बैन है, इसे इलीगल माना जाता है। इसका बेनिफिट भी था और इसका एक तरीके से नुकसान ज़्यादा हुआ। बेनिफिट क्या था? क्रोमोजोमल एनालिसिस कर सकते हैं हम, वहाँ से डिसीज़ का पता लगा लेते हैं। बट यहाँ पे नुकसान ये हुआ, फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा होने लगा, जिससे कि सेक्स रेशियो बहुत कम हो गया। इसके बाद आपका इसका फ़ायदा और क्या था, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। तो जो बच्चे के अंदर हम जो क्या काम कर रहे थे, अब यहाँ पे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सक्सेसफुल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या काम करता है, वो आपका बड़े पैमाने पर बच्चों के लिए टीकाकरण भी करता है। तो ये भी सुविधाएं उनके द्वारा दी गई, इम्यूनोसेंटेसिस की सुविधा भी उनके द्वारा दी गई थी, जो कि एक लीगली तरीके से है। तो अगर हम गवर्नमेंट में कराते हैं तो ये लीगली तरीके से हो जाएगा, अगर क्रोमोजोमल एनालिसिस करवाते हैं। बट वहाँ पे ये हमको नहीं बताया जाएगा, उनका सेक्स जो फॉइटस है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं बताया जाएगा, भाई वो लड़की है लड़का है। आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट्स मेंशन इन द कनेक्शंस। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स थे जिनको, जो कि मेंशन करने के लिए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका आगे की तरफ, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज एंड इनकरेज एंड सपोर्टिंग बाई गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स। तो नए मेथड को चलाने के लिए, नए मेथड को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा या प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो एरियाज थे, जो रिसर्च एरियाज थे, उनको इनकरेज किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। तो डू यू नो, आप जानते हो दैट सहेली, जो सहेली एक पिल होती है, ये सहेली क्या है, एक न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि फीमेल्स जिनका यूज करते हैं। और इसको कहाँ से डेवलप किया गया था? CDRI के थ्रू। CDRI क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक संस्था है जो कि रिसर्च, एक तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, वो लखनऊ में है। और 1951 के अंदर इसकी फाउंडेशन हुई थी। 1951 में, ये भी 1951 में बना था इसकी फाउंडेशन। तो इसके द्वारा एक पिल बनाई गई, सहेली पिल, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर यूज होती है। इसके बाद में यहाँ से हमें इन प्रोग्राम के थ्रू क्या मिला, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। जो सेक्स रिलेटेड मैटर्स थे, अब यहाँ पे फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि जितने भी ये प्रोग्राम चले, जो आपका प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम से क्या फ़ायदे हुए। तो लोगों को बेटर अवेयरनेस मिली, सेक्स रिलेटेड जो मैटर थे वहाँ से लोग ज़्यादा जागरूक हो गए। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल। तो वहाँ से इंक्रीज जो मेडिकली असिस्ट, जो लोगों को डॉक्टरों की जो सहायता थी डिलीवरी के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो सारी सुविधाएं, वो सारी सहायताएं लोगों को मिलने लगी। इसके बाद बेटर पोस्ट नेटल केयर, और जो बच्चा है, अगर जैसे कि माता का दूध नहीं, माता के अंदर से दूध नहीं प्रोवाइड हो पा रहा, अच्छे से प्रॉपर दूध नहीं मिल पा रहा बच्चे को, या फिर कोई ना कोई बच्चे के अंदर कोई ना कोई डिसीज़ है, कोई जन्म से कोई बीमारी है, या फिर जन्म के बाद में कोई बीमारी हो गई है, तो उन सारी केयर करने के लिए बच्चों को बेटर चीज़ें मिली। इसके साथ साथ डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। वहाँ से मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मतलब माता के मरने का, बच्चे के जन्म के टाइम पे जो अगर मदर मर जाती तो उसे बोलते हैं MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और अगर बच्चा मर जाता था तो उसे बोलते थे IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो वहाँ से जब एक तरीके से प्रॉपर तरीके से डिलीवरी के टाइम पे, उसके बाद में, उससे पहले प्रेगनेंसी के टाइम पे सारी चीज़ें सरकार के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई, तो वहाँ से माता के मरने का रेट और बच्चे के मरने का रेट कम हो गया। इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विद स्मॉल फैमिलीज। जो नंबर ऑफ कपल थे स्मॉल फैमिलीज वाले, वो ज़्यादा हो गए, वो बढ़ गए। बेटर डिटेक्शन, अच्छे डिटेक्शन से
अच्छा डिटेक्शन, मतलब बीमारियों का अच्छा डिटेक्शन मिल पाया उनको पता लगाने के लिए। क्योर ऑफ एसटीडी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है उनके बारे में, उनका इलाज। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, जितनी भी मेडिकल रिलेटेड सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो सारी फैसिलिटीज इंक्रीज हुई इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये इसके बेनिफिट हुए। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, ये सारे जो इम्प्रूव हुए ये इंडिकेट करते हैं, ये सूचित करते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी है। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आए। ये इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। इससे अगले वाले टॉपिक में आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, तो सबसे पहले हम केवल इससे अगले वाले में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करेंगे, उससे अगले टॉपिक में आपका बर्थ कंट्रोल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपना कोई भी टॉपिक लिख सकते हो जो भी टॉपिक आपको समझना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी।